Hello everyone, this is Rohit Kumar here, and you all are watching my history class. This is the fourth part of history chapter 2nd. From trade to territory, the company establishes power. Today I shall try to explain the various topics in this video. So I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. From our previous video, I have finished the last point on the page number, I think 4. हो चुका था 5 6 हम अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ तक फिनिश हो गया था और कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. द कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स. कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे. व्हाट डिड इट मीन टू बी द नवाब्स? नवाब का मतलब क्या था? इट मीन ऑफकोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी. इसका मतलब वास्तव में कंपनी बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटीज अपने अंडर कंट्रोल में एक्वायर कर चुकी थी. बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स. लेकिन इसके अलावा भी नवाब बनने का मतलब और बहुत कुछ था. ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स. कंपनी का हर एक कर्मचारी उसकी ये इच्छा होने लग गई थी कि वो भी नवाबों की तरह अपनी जीवन को पास आउट करे. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स. प्लासी की बैटल के बाद में जो बंगाल के एक्चुअल नवाब्स थे उन्हें फोर्स किया गया कि वो बहुत सारी लैंड और इसके साथ साथ वास्ट सम ऑफ मनी एज ए पर्सनल गिफ्ट कंपनी ऑफिशियल्स को गिफ्ट करें. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया. खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भी भारत में बहुत सारी दौलत और समृद्धि जो है अचीव कर ली थी. He had come to Madras now in Chennai from England in 1743 at the age of 18. रॉबर्ट क्लाइव खुद जब इंग्लैंड से भारत आया तब उसकी एज 18 ईयर्स थी और वो 1743 में इंग्लैंड से भारत के मद्रास, जिसे आज के टाइम में चेन्नई कहा जाता है, वहाँ पर आया था. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 4,01,102 पाउंड. और जब 1767 में रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया को लेफ्ट किया और वो इंग्लैंड की तरफ गया तब उसके पास भारतीय संपत्ति बहुत ज़्यादा थी. उसके पास जो लगभग संपत्ति थी वो 4,01,102 पाउंड के बराबर थी. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. रॉबर्ट क्लाइव को जब सेकेंड टाइमली, यहाँ पर पहले इन्हें नोट कर देना बहुत फोकसली है, सेकेंड टाइमली बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया था तो उसे अपॉइंट किया गया था कि वो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से करप्शन को रिमूव करे. लेकिन उसे खुद ही कंपनी के ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्रॉस एग्जामिन का फेस करना पड़ा इन 1772. ये बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट क्रॉस एग्जामिन्ड विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ. क्योंकि उसे उस पर खुद जो है उसकी अकूत संपत्ति, जो उसकी बेहिसाब संपत्ति थी, उसका भ्रष्टाचार के उस पर आरोप लगे. संदेहास्पद लग रही थी उसकी संपत्ति की उसने इतनी हाई अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है कहाँ से अचीव की है. ऑल्दो ही वाज एक्विटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1774. हालांकि उसे उसके जो करप्शन के आरोप लगे थे उससे उसे बरी कर दिया गया था, लेकिन उसने 1774 में अपने आप ही सुसाइड कर लिया. However, not all company officials succeed in making money like Robert Clive. हालांकि कंपनी के सभी अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव की तरह पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए थे. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. बहुत सारे लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स कुछ तो जो है
अर्ली डेथ हो गई इन इंडिया में, क्योंकि डिसीज की वजह से या वार की वजह से, बीमारियों की वजह से और लड़ाई में लड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों की तो ब्रिटिश ऑफिसर्स की डेथ हो गई, अर्ली डेथ। और कुछ लोग जो है वो रॉबर्ट क्लाइव की तरह डिसऑनेस्ट थे, लेकिन हम यहाँ पर सभी लोगों को डिसऑनेस्ट और करप्ट नहीं मान सकते हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग तो जो है ऑनेस्टली जो है यहाँ पर इंडिया में आए थे। दिया है ना आगे, मैनी ऑफ देम, ये यहाँ पर मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड देयर अपरमोस्ट डिजायर वाज टू अर्न एनफ इन इंडिया। बहुत सारे लोग तो ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ इंडिया में इसीलिए आए थे कि वे इंडिया से काफ़ी पैसा इकट्ठा कर सकें, कमा सकें और उसके बाद वापस रिटर्न कर सकें ब्रिटेन को, एंड लेड टू अ कंफर्टेबल लाइफ, और उसके बाद एक अपनी विलासिता पूर्ण जिंदगी जी सकें, कंफर्टेबल लाइफ को पास आउट कर सकें। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। कुछ लोग जो पैसा इकट्ठा करने में सफल रहे और वापस लौटने में सक्सेसफुल हो सके, उन्होंने तो पैसा इकट्ठा करके वहाँ पर ब्रिटेन में वापस जाकर फ्लैशी लाइफ को पास आउट किया, यानी आलीशान ज़िंदगी जी, और इसके साथ साथ वो वहाँ पर न्यू रिचेस के रूप में उभर कर सामने आए, नए अमीरों की गिनती में गिने गए। दे वर कॉल्ड नवाब्स, उन्हें वहाँ फिर उस समय नवाब कहा जाता था। एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, नवाब जो है ये भारतीय शब्द जो नवाब था उसका ही अंग्रेजी वर्जन था। दे वर ऑफन सीन एंड अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वर रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्ले और कार्टून्स। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों के रूप में जो है देखते थे, उनकी जो सोशल स्टेटस था वो भी जो है बढ़ने लग गया था इन ब्रिटेन। ब्रिटिश सोसाइटी में उनका सोशल स्टेटस इंक्रीज हो गया था, इसी की वजह से लोग उन्हें प्ले और कार्टून में उनका मजाक बनाते थे और उन्हें उनके इसी कार्टूनों के माध्यम से, मजाक के माध्यम से उन्हें चौड़ाने का काम भी करते थे। यहाँ आगे ये साइड में दिया गया, हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ, क्लाइव अपने आप को किस तरह से देखता था। तो इसमें यहाँ दिया गया, एट हिज हियरिंग इन फ्रंट ऑफ अ कमेटी इन पार्लियामेंट क्लाइव डिक्लेयर्ड दैट ही हैड शोन एडमिरेबल रेस्ट्रेंट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। पार्लियामेंट में एक कमेटी की हियरिंग चल रही थी, उसी के हियरिंग के दौरान क्लाइव ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि उसने किस तरह से एडमिरेबल रेस्टोरेंट दिखाया था, एक ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। उसने जो कहा था वो इस तरह से है, कंसिडर द सिचुएशन इन विच द विक्ट्री एट प्लासी हैड प्लेस्ड मी। उस सिचुएशन की आप कल्पना करें जिसमें जो है हमने प्लासी के बैटल को जीत लिया था, प्लासी का युद्ध जीत लिया था। अ ग्रेट प्रिंस वॉज डिपेंडेंट ऑन माई प्लेजर एंड ऑप्यूलेंट सिटी ले एट माई मर्सी, इट्स रिचेस्ट बैंकर्स बिड अगेंस्ट ईच अदर फॉर माई स्माइल्स। इसमें यहाँ बताया गया है कि किस तरह से एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। ये A great prince was dependent on my pleasure, an opulent city lay at my mercy। वो एक संपन्न शहर मेरी दया पर डिपेंडेंट थे और इसके साथ साथ उसके सबसे दौलतमंद महाजन जो थे वो मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए अपने एक दूसरे के गरेबान को खींचने में लगे हुए थे। इससे आगे, I walked through vault which were thrown open to me alone, piled on either hand with gold and jewels. Mr. Chairman, at this moment I stand astonished at my moderation। ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था मैं जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना था, दूसरी तरफ हीरे जवाहरात थे, और मिस्टर चेयरमैन मैं अपने इस संयम को देखने के बाद भी खुद पर हैरान हूँ। आई होप इज दिस क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी रूल एक्सपेंड्स। कंपनी का रूल या कंपनी का शासन किस तरह से एक्सपेंड हुआ था। इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडियन कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट्स एमर्ज। यदि हम 1757 से लेकर 1857 तक, ये इस टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है इंडियन स्टेट को एक्वायर किया गया,
किस तरह से अपने कब्जे में लिया गया, उस चीज़ को अगर हम देखें तो हमारे सामने यहाँ कुछ की एस्पेक्ट जो हैं, सर्टेन की एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आती हैं। द कंपनी रियरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंपनी रियरली अटैक, ये कंपनी रियरली लॉन्च्ड अ डायरेक्टरी मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, कंपनी ने कभी भी डायरेक्ट जो है अटैक नहीं किया होगा किसी भी अननोन टेरिटरी पर, मिलिट्री अटैक कभी डायरेक्ट नहीं किया होगा, यानी कि कंपनी ने कभी किसी भी अननोन क्षेत्र पर सैनिक हमले डायरेक्टली नहीं किए। इंस्टेड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम, कंपनी ने किसी भी इंडियन किंगडम को एनेक्स करने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए सीधे सीधे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स को यूज किया, जिससे कि वो इन जो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक है उससे बच सके और अब इंडियन किंगडम को अपने कब्जे में भी ले सके। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर हियर After the Battle of Buxar 1764, the company appointed residents in Indian states. 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने इंडियन स्टेटों में रेजिडेंट्स अपॉइंट कर दिए थे। ये रेजिडेंट्स अपॉइंट कर दिए थे जो दे वर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जिनका काम था इनका काम था कि ये कंपनी के पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट के रूप में काम करें। इसके साथ साथ उनका एक और काम था कि दे वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के हितों को साधने की काम करें और कंपनी को आगे बढ़ाने का काम करें। थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, और अपने इन्हीं रेजिडेंटों की मदद से कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने इंटरफेयरिंग करनी शुरू कर दी इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में भी, अंदरूनी मामलों में भी कंपनी के रेजिडेंटों की मदद से कंपनी के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी सक्सेसर ऑफ टू द थ्रोन, उन्होंने ये डिसाइड करना शुरू कर दिया, कंपनी के ऑफिसर्स ने ही ये डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि एक राजा के बाद अगला राजा कौन होगा, एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और किसको यहाँ पर कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ये सब डिपेंड करने लगे, कौन डिसाइड करने लगा, कंपनी ऑफिशियल्स। समटाइम्स द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस, ये यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये सब्सिडियरी अलायंस, इसी को एक्सप्लेन करना है आगे। इसका मतलब है कि ये कई बार तो कंपनी ने इंडियन स्टेटों पर सब्सिडरी अलायंस भी ज़बरदस्ती थोपनी शुरू कर दी थी। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द अलायंस, सब्सिडरी अलायंस को यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ से। According to the terms of the alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. They were to be protected by the company. आगे बता दें, इस सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर्स को अलाउ नहीं किया जा सकता था कि वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स अपने साथ रख सकें। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उन्हें कंपनी की तरफ से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेज, लेकिन उसके लिए उन्हें सब्सिडियरी फोर्स देना होगा, यानी कंपनी को पैसा देना होगा। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन, और कंपनी को ये पैसा इसलिए प्रोवाइड किया जाएगा कि कंपनी उनके लिए ये इस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर कोई भी इंडियन रूलर, ये भी इसी में ही आगे, if the Indian ruler failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. अगर कोई भी भारतीय राजा अपना पेमेंट देने में असफल होता है तो उसका जो टेरिटरी है, उसका जो क्षेत्र है, साम्राज्य है, उसे एज ए पेनल्टी उससे ले लिया जाएगा। इट वॉज द पार्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिया है, व्हेन रिचर्ड वेल्सले वॉज गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक,
तो इसके टाइम पीरियड में जब रिचर्ड वेल्सले गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 में, तो द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। इसी के टाइम पीरियड में, रिचर्ड वेल्सले के टाइम पीरियड में, अवध के जो नवाब थे उन्हें अपनी साम्राज्य का आधे से ज़्यादा हिस्सा कंपनी को 1801 शताब्दी में एज ए सब्सिडरी अलायंस के फाइन के रूप में सौंपना पड़ा था। एज ही फेल टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स, क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्स यानी पैसा देने में असमर्थ रहे थे। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड, हैदराबाद भी इसी तरह से वहाँ के राजाओं से छीन लिया गया था। आई होप यू ऑल बेटरली अंडरस्टैंड अबाउट द सब्सिडरी अलायंस। नाउ आई शैल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट पावर डिड द रेजिडेंट हैव। रेजिडेंट की क्या पावर्स होती हैं ये, तो इसका मतलब दिस इज व्हाट जेम्स मिल, द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर फ्रॉम स्कॉटलैंड, रोट अबाउट द रेजिडेंट अपॉइंटेड बाय द कंपनी। जेम्स मिल जो एक स्कॉटलैंड का फेमस इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल राइटर फिलोसफर था, अर्थशास्त्री था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का। इसने रेजिडेंट कंपनी के रेजिडेंटों के बारे में लिखा है। वी प्लेस अ रेजिडेंट हु रियली इज किंग ऑफ द कंट्री। दरअसल रेजिडेंट जो है वो रियासत का या उस कंट्री का राजा होता था। वट एवर इंजंक्शन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ही मे एक्ट अंडर। हम रेजिडेंट को नॉन इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग एक्ट करने का, नॉन इंटरफेरेंस के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक्ट करने की पावर्स देते थे, यानी उसे मनचाही निषेध इन नॉन इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसकी छूट उसे थी, उसके अधिकारों में कोई भी उसे हस्तक्षेप नहीं करेगा। एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट एज इन परफेक्ट सर्वेंस। आगे जो इसमें दिया गया है मैं उसे आपको डायरेक्टली बता ही देता हूँ कि जब तक जो वहाँ का लोकल रूलर्स थे वो पूरी तरह से सबसर्वियंस यानी सबमिसिवनेस नहीं हो जाते हैं, उनके अधीनस्थ रहते हैं, तो रेजिडेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार के जो अकॉर्डिंगली पावर्स थी वो जो है वहाँ पर काम करती रहेंगी। यहाँ ये दिया जा रहा है कि जो लोकल रूलर्स थे जब तक वो डिपेंडेंट हैं ब्रिटिश अथॉरिटीज़ पर, तो वो उनके यहाँ पर रेजिडेंट जो है अपने मनमाफिक काम करते रहेंगे और जो चीज़ें हैं वो क्वाइट वे में कंटिन्यू रहेंगी। ये दिया है ना यहाँ, थिंग्स गो ऑन क्वाइटली, चीज़ें वहाँ कंटिन्यू शांति से चलती रहेंगी। और जो आगे इसमें दिया है ये, दे आर मैनेज्ड विदाउट द रेजिडेंट अपियरिंग मच इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स, बट व्हेन एनीथिंग ऑफ अ डिफरेंट नेचर हैपन द मोमेंट द प्रिंस टेक्स अ कोर्स विद विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंक रॉन्ग देन कम्स क्लैशिंग एंड डिस्टर्बेंस। तो इसमें यहाँ दे रहे हैं शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है, लेकिन जब भी कुछ अलग तरीके का यहाँ पर हैपन होगा, अलग तरीके की चीज़ें यहाँ आनी शुरू होंगी, तो जब भी कोई राजा ऐसा कोई अपना रास्ता अपनाएगा तो जिसे ब्रिटिश सरकार जो है रॉन्ग मानती हो, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंक रॉन्ग, ब्रिटिश सरकार द्वारा उस चीज़ें गलत मानी जाएंगी, तो यहाँ पर क्लैशिंग होनी शुरू हो जाएगी और क्लैशिंग की वजह से जो रेजिडेंट हैं और ब्रिटिश इंडियन रूलर्स हैं उनके बीच डिस्टर्बेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ज़्यादा वैसे इतना वो भी नहीं है, ब्रिटिश रूलिंग में रेजिडेंट की पावर्स को बताया कि रेजिडेंट की पावर्स राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली थी, जैसा ब्रिटिश ऑफिसर्स चाहते रेजिडेंट जो है उनके उसी रूप में काम करते थे। सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारा टीपू सुल्तान, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।